इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ब्रीदिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजनेटेड एयर को हम नाक से फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और एक्सपीरेशन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच एयर है उसको फेफड़ों से हम अपने नाक से होते हुए बाहर निकालते हैं। यह एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। अगर हम आगे की बात करें कि उस ऑक्सीजन का जो हमारे अंदर चली गई है, फेफड़ों के अंदर पड़ी हुई है, अगर वो आगे उसका क्या होता है, तो यह आगे हमारे फेफड़ों से, जब ये हमारे फेफड़ों से आगे यह रक्त में घुलती है। एयर ब्लैडर्स होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं जो कि लंग्स में होती हैं, उसके माध्यम से यह ब्लड में घुलती है और ब्लड से होती हुई यह डिफरेंट कोशिकाओं तक, हमारा पूरा शरीर यहाँ पर कोशिकाओं से भरा हुआ है, अलग अलग कोशिकाओं में यह ऑक्सीजनेटेड एयर पहुँचती है। अब यह जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुँचती है तो यह एक ही काम करती है, वह फूड जो ग्लूकोज के रूप में विभिन्न कोशिकाओं में पड़ा है उसका ब्रेकडाउन किस लिए? ताकि यहाँ पर हमारे शरीर की जितनी भी यहाँ पर कोशिकाएं हैं जो टूट फूट रही हैं, या मैं ये कहूँ रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इसकी ज़रूरत होती है, वह सब यह ऑक्सीजन करने में सहायता करती है। ये हो गया एक नॉर्मल ब्रीदिंग का प्रोसीजर। अगर हम देखें तो एक जो एवरेज ह्यूमन है उसका जो एवरेज रेट है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार, जैसे मैं एक आराम से बैठा हूँ, एक नॉर्मल प्रोसीजर में अगर मैं सांस लेता हूँ या छोड़ता हूँ तो उस स्थिति में हम 12 से 16 बार ही सांस ले सकते हैं। मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, उसमें ब्रीदिंग रेट तेज होती है, वो एक अलग मैटर चला जाता है। आम एवरेज ह्यूमन 12 से 16 बार सांस लेता है। 12 से 16 बार वह इंस्पिरेशन करता है, 12 से 16 बार वह एक्सपिरेशन करता है। जब वह एक इंस्पिरेशन करता है तो उस एक इंस्पिरेशन के दौरान वह 500 ml एयर को अपने शरीर के अंदर लेकर जाता है और इसी तरह से एक्सपिरेशन के दौरान भी 500 ml एयर को वह बाहर छोड़ता है। ये एक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की बात रही। अगर हम पूरे मिनट की बात करें तो यह तकरीबन 6 लीटर से 8 लीटर एयर 1 मिनट में हम अंदर अपने इंस्पायर करते हैं और उतनी ही हम एयर को बाहर छोड़ते हैं। ये प्रोसीजर है एक नॉर्मल ब्रीदिंग का। अब एबनॉर्मल ब्रीदिंग कब आती है? एबनॉर्मल ब्रीदिंग तब आती है जब हम एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो कैसे होती है? अगर मैं एक स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में लेता हूँ, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसे स्कूल आना है, उसके घर से स्कूल की दूरी, उसके घर से स्कूल की दूरी का जो रास्ता है मान लीजिए 5 मिनट का है और उसके पास 2 मिनट है, तो ये 3 मिनट्स का रास्ता है, उसको अगर कवर करना है तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज रनिंग। हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। हमारी बॉडी एक काम डाउन होकर के आराम से बैठी है। जब हम चलते हैं तब हमारी यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो टूटती हैं और जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने से और ज़्यादा टूट फूट होती है। तो उस टूट फूट के लिए सबसे पहले माइंड जो है प्रिपेयर होता है। माइंड के पास एक सिग्नल जाता है कि ये यहाँ पर दौड़ने वाला है। वो दौड़ने के लिए आपका मैसेज जो होता है वो हैंड्स के पास, लेग्स के पास, पूरी बॉडी के पास मैसेज पहुँचाता है। जैसे ही आप दौड़ने के लिए तैयार होते हो, कोशिकाएं टूटती हैं। जो हमारी लेग्स की मसल हैं, जो हमारी हैंड्स की मसल है, ये मैं आप बोलने के लिए कहूँ तो मेरी जो माउथ की मसल्स हैं इसकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो स्टोर्ड फूड होता है उसके ब्रेक डाउन का मैसेज माइंड से आता है। इसके लिए जो माइंड है वो सबसे पहले मैसेज देता है। हमारी जो किडनीज होती हैं, 2 किडनीज हैं, 2 किडनीज होती हैं, उन दोनों किडनी के ऊपर एक
ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। दोनों ही ग्रंथि, दोनों ही किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स होती हैं, एक एक ग्लैंड होती है, उसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब जैसे ही माइंड ने उसको बताया कि अब यहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड पूरी तरह से तैयार होती है। वो एक हार्मोन निकालती है जिसे हम बोलते हैं एड्रिनलीन हार्मोन। ये हार्मोन सबसे पहले हमारे जाता है हार्ट के पास। हार्ट के पास ये हार्ट पर प्रेशर डालता है, उसकी पंपिंग को तेज कर देता है। हार्ट की पंपिंग तेज होती है तो ब्लड यहां पर ये ज्यादा निकालना शुरू कर देगा। यह ज्यादा ब्लड उस पार्टिकुलर एरिया में, आपकी जो लेग्स होती हैं वहां पर, और जो आपके हैंड, जो भी मूवमेंट वाले अंग होते हैं जहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन है, वहां पर जाएगा। अब ये ब्लड जो है वो अकेला नहीं जाएगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन का भी जाना जरूरी है। तो ये हार्ट के साथ साथ एक मैसेज यहां पर जाता है फेफड़ों के पास कि देयर इज इमरजेंसी सिचुएशन। उस ये जो लंग्स होते हैं उस इमरजेंसी को, उस प्रेशर को ये पास करते हैं ऑटोमेटिकली ट्रैकिया से होते हुए, लैरिंक्स से होते हुए आपके नॉस्ट्रिल के पास। ये नॉस्ट्रिल जो होते हैं ये फिर से यहाँ पर जो होता है एयर को तेजी से यहाँ पर जो होता है लेना शुरू कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग रेट तेज हो जाता है जब भी हम दौड़ लगाते हैं। कितना ब्रीदिंग रेट हो सकता है? 30 टाइम्स अ मिनट भी ब्रीदिंग रेट चला जाता है, या कई बार तो 40 टाइम्स ए मिनट भी चला जाता है। ब्रीदिंग रेट इतना ज़्यादा हो सकता है। कई बार जैसे आपके नाक से एयर नहीं जा पा रही है तो आपका माउथ भी खुलता है। इस तरह से यहाँ पर नाक के साथ साथ माउथ से भी एयर अंदर जाना शुरू कर देती है। तो अब ये जो एयर अंदर जा रही है वो जितना एयर के रूप में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाकर के जितना ग्लूकोज वो तोड़ सकती है इजीली, जितना अवेलेबल वो हो सकती है वो तोड़ती है। पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जरूरी है ताकि रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके। तो ग्लूकोज यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी मांसपेशियों में बनता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना, जो कि हमारी मांसपेशियों में बन गया है, ये वहाँ पर डिपॉजिट होता है। अब इसके नुकसान देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल नहीं पा रही है, लैक्टिक एसिड वहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो यह एक तो जहाँ जहाँ मांसपेशियों में हमारे यहाँ पर जो होता है, मान लीजिए गोड्डों में यहाँ पर जो होता है, नीज में, जॉइंट्स में, जहाँ जहाँ ये अवेलेबल, जहाँ जहाँ भी ये डिपॉजिट होगा वहाँ वहाँ ये ऐंठन की समस्या, दर्द की समस्या ये पैदा करता है। और ये क्या कर सकता है? एसिड है, आपको उल्टी की फीलिंग दे सकता है, आपको दस्त की फीलिंग दे सकता है, आपके शरीर में कहीं भी यहाँ पर जो होता है एसिडिटी की फीलिंग यहाँ पर जो होता है पैदा करा सकता है। और अगर हम बात करें तो यह, अगर ये एसिड ये ब्रेन तक चला जाए तो यह ब्रेन में हमारे बेचैनी, कमजोरी, भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। हम कई बार क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो होता है, कई बार हमें इतना भ्रम हो जाता है कि फलाने ने यहाँ पर जो होता है हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, उस इंसान ने हमारे घर के ऊपर कुछ यहाँ पर जो होता है कुछ जादू टोना टाइप कर दिया। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में डिपॉजिट हो रहा है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है। दैट्स वाई ये सब कंडीशंस होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन डैमेज शुरू हो सकता है अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाए। पर हमारा जो शरीर है वो हमें मरने नहीं दे सकता। वो क्या करता है? आपको काम डाउन होने के लिए इंस्पायर करता है। और जब आप काम डाउन हो करके मेडिटेशन पोजीशन में आते हैं तो प्रॉपरली धीरे 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 एयर फिर से यहाँ पर जैसे जा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचती है और लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स और रिफ्रेश फील करते हैं। अब इस दौरान अगर हम देखें तो बेसिक सी प्रॉब्लम कहाँ पर आई? वो आई एबनॉर्मल ब्रीदिंग की।
जो आपने तेजी से सांस ली। और वो एबनॉर्मल सिचुएशन क्यों पैदा हुई? क्योंकि आपका माइंड ने मैसेज दिया। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड के पास एक मैसेज गया, वो आपने अपनी हरकतों से दिया। अब ये हरकतें मैंने एक उदाहरण दिया, और हरकतें क्या हो सकती हैं? आपको ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। मान लीजिए आपको खुशी इतनी मिल गई कि आप यहाँ पर इस तरह से हंसना जब शुरू कर देते हैं, पूरी तरह से बुरी तरह से हंसना जब शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी के लिए ये एक यूजुअल कंडीशन नहीं है। आपकी बॉडी को उसको काम डाउन कॉप अप करना पड़ता है। इसी तरह से जब आप यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर जो होता है करीबी साथी अगर मर जाता है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, या वैसे ही आप किसी इमोशंस में डूब जाते हैं, दैट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। इस इमरजेंसी सिचुएशन से हमारी बॉडी सिर्फ इसी इमरजेंसी हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, जो कि किडनी के ऊपर ग्रंथि होती है, उसी के माध्यम से ही करता है। और इसका अल्टीमेट जो इफेक्ट होता है वो हार्ट पर होता है, और नंबर 2 होता है हमारी ब्रीदिंग रेट पर। अब हमें समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है उसका अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका कितना नुकसान हो सकता है। हम बार बार ये कहते हैं कि दौड़ लगाएं, जिम करें, योगा ऐसे भयंकर से भयंकर करते हैं, ये सब हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो कोशिश क्या करनी है कि कोई भी अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो पहले ये ध्यान रखें कि आपकी जो बॉडी है वो इस चीज़ पर निर्भर नहीं है कि उसने खुद को ठीक करना है और वो आपकी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज के बेस पर ही खुद को ठीक करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो बिल्कुल काम डाउन तरीके से आप कपालभाति करें, बिल्कुल स्लोली अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। ये सब यहाँ पर हमारे अंदर एक फ्रेश एयर को लेकर आते हैं। ये फ्रेश एयर जाती है बिल्कुल काम डाउन तरीके से, तभी ही हम बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मल ब्रीदिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम लाइव इसका एक एग्जांपल देखें तो एक जो डॉग वह एबनॉर्मल ब्रीदिंग 1 मिनट में 30 टाइम्स तक ब्रीदिंग कर सकता है। 1 मिनट में 30 टाइम्स। और उसकी अगर एज की बात की जाए तो 12 से 16 ईयर्स। लेकिन अगर हम वहीं एक कछुए की बात करें, वह 1 मिनट में मुश्किल से 4 बार सांस लेता है। जी हाँ, एक कछुआ 1 मिनट में मुश्किल से 4 बार सांस लेता है। और अगर उसकी आयु की हम बात करें तो वह 200 साल तक बाकी जाती है। तो इसलिए हमने क्या कोशिश करनी है कि हम ब्रीदिंग करें, लेकिन एक डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्रीदिंग करें एक नॉर्मली मेडिटेशन की जो अवस्था होती है, जिसमें हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत होता है। वो जितनी एयर को अंदर लेना चाहता है वो उसे ईजिली लेने दें, जितनी वो ईजिली छोड़ना चाहता है उसे छोड़ने दें। उसे फोर्सफुल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन पर मत डालें, वरना यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप एक बात सोच कर देखें कि हमने यहाँ पर एक नॉर्मल 6 से 8 लीटर एयर को अंदर ले लिया, जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल ब्रीदिंग। आपने फोर्सफुल उसको 12 लीटर या 13 लीटर कर दिया, जो ये बैलेंस वाला 6 से 7 लीटर आया, बॉडी इसका क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑक्सीजन है उसने ग्लूकोज को जलाया था, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दीजिए। जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में जा कर के हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, लाओ ऑक्सीजन सिलेंडर, लाओ मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन आखिर करती क्या है हमारी बॉडी में? क्या हमारी बॉडी को इतनी ही आवश्यकता है ऑक्सीजन की? नहीं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में सिर्फ जलाने का कार्य करती है। जो यूज़फुल होगी बॉडी उसको यूज़ करेगी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, और अगर जो यूज़फुल नहीं है बॉडी उसका क्या करेगी? वो अंगों को जलाना शुरू कर देगी, वो एजिंग लाना शुरू कर देगी, और आपकी यहाँ पर डेथ का रीज़न बन जाएगी। तो प्लीज़ आप सब व्यूअर्स से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग को जो सपोर्ट करती है वह है मेडिटेशन या हल्के हल्के प्राणायाम, हल्की हल्की ब्रिस्क वॉकिंग।
ना तो रनिंग, या रनिंग है तो बिल्कुल हल्की हल्की रनिंग, नॉट फास्ट रनिंग। या एक टेम्परेरी अगर यहाँ पर जो होता है कोई शर्त लगा लेते हैं मज़े के लिए है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन इसे रूटीन का हिस्सा ना बनाया जाए। आशा है नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल या एबनॉर्मल ब्रीदिंग का जो मेरा ये वीडियो है वो आपको पसंद आएगा, और आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जैसे कि मुझे पहले वीडियोस में आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।